हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्वेश्चन पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 88 का संबंध है 64 के साथ में और 54 का संबंध है 20 के साथ में, उसी प्रकार से 67 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई, इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहां पर पता करना है कि यहां पर 88 से यहां पर 64 कैसे बना है। फिर इसी प्रकार से आपको यहां पर पता करना है कि 54 से यहां पर 20 कैसे बना है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 67 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई, यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि 88 से यहां पर 64 कैसे बना है। तो मेरे भाई, यहां पर ध्यान से देखिए 88 से यहां पर 64 लाने के लिए क्या किया गया है। मेरे भाई, 88 की दोनों संख्याओं को आपस में किया गया है गुणा। यदि हम 88 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहां पर 8 गुणा 8 करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 64। और ध्यान से देखिए 64 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम यहां पर पता करेंगे कि 54 का संबंध 20 के साथ में इसी प्रकार से है क्या। तो मेरे भाई, यहां पर देखिए 54 से हम पता करेंगे 20 तो क्या करेंगे, यहां पर भी हम 54 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो 54 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 5 चौक 20। और मेरे भाई, यहां पर देखिए 20 आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, 67 के अंदर है। और 67 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सभी की तरह सबसे पहले हम क्या कर देंगे, 67 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे। तो मेरे भाई, यहां पर देखिए 67 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 6 7 42। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 42। अब हमें देखना है कि संख्या 42 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 42 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। उस आरेख की पहचान करें जो दिए गए शब्दों के बीच संबंध स्थापित करता है। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर, कीबोर्ड और माउस इन सभी शब्दों का सही वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। तो मेरे भाई, इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है,
सबसे पहले तो इन तीनों शब्दों के बीच में आपको क्या करना है, संबंध देखना है। जैसे हमें क्या करना है, कंप्यूटर, कीबोर्ड और माउस, इन तीनों शब्दों के बीच में हम देखेंगे संबंध कि इन तीनों शब्दों के बीच में आपस में कोई संबंध है क्या। तो मेरे भाई यहां पर देखिए, सबसे पहले हम संबंध देखेंगे कंप्यूटर और कीबोर्ड के अंदर। तो क्या कंप्यूटर और कीबोर्ड इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है या संबंध है? तो हाँ सर, कंप्यूटर और कीबोर्ड इन दोनों के बीच में संबंध है। क्या संबंध है? तो मेरे भाई जो कीबोर्ड है ये क्या है, कंप्यूटर का एक भाग है। ठीक है, इसी प्रकार से हम रिलेशन देखेंगे किसके अंदर, मेरे भाई कीबोर्ड और माउस के बीच में। तो क्या कीबोर्ड और माउस इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, कीबोर्ड और माउस इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी कि कीबोर्ड अलग है और माउस अलग है। इसी प्रकार से हम रिलेशन देखेंगे कंप्यूटर और माउस के बीच में। क्या कंप्यूटर और माउस इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर, कंप्यूटर और माउस इन दोनों के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो मेरे भाई माउस भी एक क्या है, कंप्यूटर का भाग है। अब इतना हमें पता चल गया। अब वेन डायग्राम कैसे तैयार करेंगे तो वो देखिए, यहां पर देखिए मेरे भाई, एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहां पर देखिए, इन तीनों शब्दों के बीच में कॉमन क्या है, कंप्यूटर है। तो यहां पर हम पहला आरेख बना देंगे किसके लिए, कंप्यूटर के लिए। अब देखिए, अभी आपने पता लगाया कि कीबोर्ड क्या है, कंप्यूटर का एक भाग है। तो मेरे भाई कीबोर्ड आ जाएगा किसके अंदर है, कंप्यूटर के आरेख के अंदर है। तो यहां पर देखिए दूसरा आरेख हम बना देंगे किसके लिए, कीबोर्ड के लिए। इसी प्रकार से देखिए तीसरा शब्द है माउस है। तो यहां पर देखिए माउस भी क्या है, तो आपने पता लगाया कि माउस भी एक क्या है, कंप्यूटर का भाग है। तो माउस का आरेख आएगा किसके अंदर, कंप्यूटर के आरेख के अंदर है। तो तीसरा आरेख हम बना देंगे किसके लिए, माउस के लिए। और मेरे भाई देखिए कीबोर्ड और माउस दोनों क्या थे, अलग अलग हैं। तो यहां पर देखिए कीबोर्ड और माउस दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। यानी कि आपका 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार का। अब हमें देखना है कि इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, इस प्रकार का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि TOM को 32 लिखा जाता है और ROCK को 28 लिखा जाता है तो DATTLE को क्या लिखा जाएगा। मेरे भाई ये तीसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि TOM को 32 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से हम यहाँ पर पता करेंगे कि ROCK बराबर 28 कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि DATTLE को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मेरे भाई यहां पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि TOM को कितना लिखा गया है। तो मेरे भाई TOM को लिखा गया है 32। तो यहां पर क्या किया गया है, सबसे पहले इन सभी अल्फाबेट लेटर का किया गया है नंबरिंग। तो यहां पर देखिए मेरे भाई देखिए T का नंबर होता है 20, उसके बाद में है O का नंबर होता है 15। ठीक है, इसी प्रकार से क्या है M का नंबर होता है 13। अब यहां पर क्या किया गया है, इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहां पर देखिए 20 और 15 हो जाएगा 35, 35 और 13 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 35 और 13 हो जाएगा 48। अब यहां पर 48 से 32 बनाने के लिए क्या किया गया है, मेरे भाई 48 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। तो यहां पर देखिए यदि हम
48 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 8 चौक 32। और ध्यान से देखिए 32 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर पता करेंगे कि ROC के बराबर 28 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो करेंगे क्या, सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर हम लिख लेते हैं ROC के, इसको क्या लिखा गया है 28। तो मेरे भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई R का नंबर होता है कितना 18, ठीक है। उसके बाद में क्या है O का नंबर होता है 15, ठीक है। उसके बाद में है C का नंबर होता है 3 और उसके बाद में क्या है K। तो मेरे भाई K का नंबर कितना होता है, तो K आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 11 नंबर पर। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 18 और 15 हो जाएगा 33, 33 और 3 हो जाएगा 36, 36 और 11 हो जाएगा 47। अब मेरे भाई हम क्या करेंगे, 47 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 47 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 7 चौक हो जाएगा 28। और ध्यान से देखिए 28 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम इसी प्रकार से यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं कि DATTLE को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर एक बार देखिए, इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर पता करना है कि DATTLE को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लेटर है D आता है 4 नंबर पर, उसके बाद में है A आता है 1 नंबर पर, उसके बाद में है TT, मेरे भाई T आता है 20 नंबर पर। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2 बार लिख देंगे 20, ठीक है। उसके बाद में क्या है L आता है 12 नंबर पर, यहाँ पर लिखेंगे 12। उसके बाद में E आता है 5 नंबर पर है। अब इन सभी को हम क्या कर लेंगे, आपस में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 और 1 मिलकर हो जाएगा 5, 5 और 20 कितना हो जाएगा 25, 25 और 20 कितना हो जाएगा 45, 45 और 12 हो जाएगा 57, 57 और 5 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 57 और 5 हो जाएगा 62। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 62 के दोनों अंकों को भी आपस में गुणा कर लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 62 के दोनों अंकों को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 6 दूना के 12, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर बनेगा 6 दूना के 12, यानी कि DATTLE को लिखा जाएगा 12। अब हमें देखना है कि 12 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 12 में दिया गया है ऑप्शन C के अंदर। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन C हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और देखिए इस टाइप के प्रश्न को थोड़ा सा समझाने में टाइम लगता है, लेकिन अब जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपए, यानी कि ये मास्टर पीडीएफ सेट आपको दिया जाएगा मात्र 80 रुपए के अंदर। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इस मास्टर पीडीएफ सेट को कंप्लीट अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर हमने लगभग 25,000 प्लस क्वेश्चनों को तैयार किया है, ठीक है। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने
नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प की संख्या इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर पता करना है कि x कैसे यहां पर 264 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से x कैसे यहां पर 264 लिखा गया है सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि uy से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इसके लिए एक पॉइंट है, इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना। देखिए जब भी आपको अल्फाबेट लेटर दिया जाए और आगे संख्या दी जाए तो आपको अल्फाबेट लेटर से संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना है, आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। तो यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर x के से क्या लिखा गया है 264 है, तो x के से 264 लिखा गया है कैसे, तो यहां पर सबसे पहले इन दोनों अल्फाबेट लेटर का किया गया है नंबरिंग। तो यहां पर ध्यान से देखिए एक्स अल्फाबेट लेटर आता है कितने नंबर पर 24 नंबर पर है। इसी प्रकार से अल्फाबेट लेटर के ये आता है मेरे भाई कितने नंबर पर 11 नंबर पर है। यदि हम इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दें तो 24 और 11 का आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 264 है। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 264 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे ui के अंदर है और ui से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई इन दोनों अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहां पर देखिए यू अल्फाबेट लेटर आता है कितने नंबर पर 21 नंबर पर है और मेरे भाई वाई लेटर है ये आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 25 नंबर पर है। अब हम क्या करेंगे इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो 21 और 25 को आपस में हम गुणा करेंगे तो यहां पर संख्या आएगी 525 है। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 525 है। अब हमें देखना है कि 525 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 525 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई सीरीज से संबंधित प्रश्न को हम एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 8 है, 8 के बाद में 12, 12 के बाद में 17, 17 के बाद में 23, 23 के बाद में 30 और 30 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। यहाँ पर देखिए मेरे भाई सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 8, 8 के बाद में दिया गया है 12, तो 8 से 12 बन जाएगा कैसे। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 8 के अंदर क्या कर दें +4 कर दें तो 8 और 4 मिलकर बन जाएगा 12। फिर देखिए 12 से कितना बन रहा है 17, तो मेरे भाई 12 से 17 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 12 के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो 12 और 5 मिलकर बन जाएगा 17। फिर देखिए 17 से कितना बन रहा है 23, तो 17 से 23 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 17 के अंदर क्या कर दें +6 कर दें तो 17 और 6 मिलकर बन जाएगा 23। फिर देखिए 23 से कितना बन रहा है 30, तो 23 से 30 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 23 के अंदर
अंदर क्या कर दें, +7 कर दें, तो 23 और 7 मिलकर बन जाएगा 30। अब इसी प्रकार से कंटिन्यू में क्या करना है, 30 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखना है और यहाँ पर पता लगाना है कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या हुआ है, +4 है, उसके बाद में क्या हुआ है, +5 है, उसके बाद में क्या हुआ है, +6, उसके बाद में क्या हुआ है, +7। यानी कि यहाँ पर संख्याएं कंटिन्यू चल रही है, पहले +4, उसके बाद में +5, उसके बाद में +6, उसके बाद में +7। तो अब मेरे भाई 7 से आगे क्या प्लस होगा, तो मेरे भाई 7 से आगे प्लस होगा 8। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम 30 के अंदर क्या कर दें, +8 कर दें, तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो यहां पर देखिए 30 के अंदर यदि हम +8 कर देंगे तो 30 और 8 मिलकर बन जाएगा 38। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 38। अब हमें देखना है कि 38 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 38 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि सीरीज वाला प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए है भोपाल में, ऑप्शन बी है रावतभाटा में, ऑप्शन सी है तारापुर में, और ऑप्शन डी है बेंगलोर में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में प्रारंभ किया गया था। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए है विटामिन सी की कमी के कारण है, ऑप्शन बी है विटामिन ई की कमी के कारण है, ऑप्शन सी है विटामिन B1 की कमी के कारण है, और ऑप्शन डी है विटामिन ए की कमी के कारण है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन के, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के, ये तीनों के तीनों विटामिन क्या हैं, वसा में घुलनशील हैं। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर नोट भी कर सकते हैं। ये प्रश्न RRB ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर भी पूछा गया था। 2022 के अंदर पूछा गया था कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विटामिन B7 का रासायनिक
रासायनिक नाम होता है बायोटीन। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और हमने इस क्लास के अंदर उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन B6, ऑप्शन सी है विटामिन के, और ऑप्शन डी है विटामिन सी। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। ऑप्शन ए है विटामिन बी, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि इस बार ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो मेरे भाई विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों क्या हैं, जल में घुलनशील विटामिन है। तो यहाँ पर इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल राज्य में, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश राज्य में, और ऑप्शन डी है तमिलनाडु राज्य में। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि हल्दिया तेल शोधक कारखाना पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, वांडीवास का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। मेरे भाई ये प्रश्न भी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि वांडीवास का युद्ध किस वर्ष से लड़ा गया था। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि वांडीवास का युद्ध वर्ष 1760 में लड़ा गया था। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है बरेली में, ऑप्शन बी है काशी में, ऑप्शन सी है इलाहाबाद में, और ऑप्शन डी है
लखनऊ में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1970 में, ऑप्शन बी है 1994 में, ऑप्शन सी है 1872 में और ऑप्शन डी है 1969 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी। तो मेरे भाई 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए लुइस पाश्चर ने, ऑप्शन बी है जे थॉमसन ने, ऑप्शन सी है विलियम हार्वे ने और ऑप्शन डी है हरगोविंद खुराना ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जेनेटिक कोड की खोज की थी हरगोविंद खुराना ने। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो मेरे भाई याद रखना इलेक्ट्रॉन की खोज की थी वैज्ञानिक जे थॉमसन ने। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि रेबीज के टीके की खोज की थी लुइस पाश्चर ने। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी है क्लोरोपिक्रीन, ऑप्शन सी है मीथेन और ऑप्शन डी है ओजोन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो मेरे भाई हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट लगभग 25,000 प्लस क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। मेरे भाई ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की नामात्र फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर 25,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ यदि आप ग्रुप डी एग्जाम से पहले इन 25,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे और सभी क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। तो जल्दी
जल्दी से जाइए और इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1977 में, ऑप्शन बी वर्ष 1987 में, ऑप्शन सी है वर्ष 2000 में और ऑप्शन डी है वर्ष 2001 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना हुई थी वर्ष 1987 में। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 रामबाण क्वेश्चनों को कवर किया है। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।